सूर्यगढ़ का साम्राज्य अपनी समृद्धि के लिए जाना जाता था। महलों की दीवारों पर जड़े हीरे मोती रात के अंधेरे में भी चमकते थे, लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक गहरा सन्नाटा था। महाराज प्रताप सिंह प्रतापी थे, लेकिन निस्संतान थे। सिंहासन का कोई वारिस न होने के कारण पूरा राज्य भविष्य की चिंता में डूबा हुआ था। उसी महल के पिछले हिस्से में, जहां घोड़ों के अस्तबल और नौकरों के कमरे थे, वहां गौरी रहती थी। 18 वर्षीय गौरी अपनी मां काकी यानी सुमित्रा के साथ रहती थी। काकी महल की सबसे पुरानी दासी थी, जिसके चेहरे पर झुर्रियों से ज्यादा राज छिपे थे। गौरी के पास ना तो अच्छे कपड़े थे, ना ही कोई आभूषण। वो फटी हुई सूती साड़ी पहनती थी, लेकिन उसका व्यक्तित्व किसी तपस्विनी जैसा था। जब वो सुबह सुबह तुलसी के पौधे को जल देने आती, तो ऐसा लगता मानो साक्षात भोर की किरण उतर आई हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे समुद्र का ठहरा हुआ पानी। महल की अन्य दासियां अक्सर उसका मजाक उड़ाती, देखो महारानी आ गई, लेकिन गौरी बस मुस्कुरा देती। उसे अपमान का घूंट पीकर भी शांत रहना आता था। एक दिन राज्य के कुल गुरु आचार्य वशिष्ठ अपनी तपस्या से लौटे। उनका चेहरा चिंता से ग्रस्त था। भरे दरबार में उन्होंने घोषणा की, महाराज, ग्रहों की चाल बता रही है कि सूर्यगढ़ पर काल सर्प का साया है। पड़ोसी शत्रु राज्य काल भैरव आक्रमण की तैयारी कर रहा है। इस राज्य को केवल वही बचा सकता है जिसकी रगों में सूर्यवंश का ही रक्त हो और जिसकी कुंडली में महाराज योग हो। राजा ने निराश होकर कहा, लेकिन गुरुदेव, मेरा तो कोई वारिस ही नहीं है। आचार्य ने अपनी आंखें मूंद लीं और ध्यान में चले गए। फिर अचानक उन्होंने आंखें खोलीं और कहा, वारिस है महाराज, इसी महल की सीमाओं के भीतर है। लक्षणों को पहचानिए। जिस कन्या के पैरों के तलवे में प्राकृतिक रूप से पद्म यानी कमल का निशान होगा, वही इस सिंहासन की असली अधिकारी होगी और वही राज्य को विनाश से बचाएगी। ये खबर आग की तरह फैल गई। पड़ोसी राज्यों के राजकुमार और रानियां महल में आने लगे। एक विशाल आयोजन रखा गया। इस उत्सव में एक अजनबी भी शामिल था, एक युवा सन्यासी जिसके चेहरे पर तेज था। वो वास्तव में पड़ोसी मित्र देश का राजकुमार विक्रम था, जो वेश बदलकर स्थिति का जायजा लेने आया था। महल के मुख्य हॉल में जश्न चल रहा था। सेनापति की बेटी चित्रलेखा, जो बेहद खूबसूरत लेकिन घमंडी थी, उसे पूरा यकीन था कि राजयोग उसी का होगा। वो रेशमी लिबास और हीरों से लदी हुई थी। गौरी को उस दिन मेहमानों को शरबत परोसने का काम मिला था। वो भारी चांदी की थाल लेकर भीड़ के बीच से गुजर रही थी। तभी चित्रलेखा, जो अपनी सहेलियों के साथ हंस रही थी, जानबूझकर गौरी के रास्ते में आ गई। खन खनाक जोरदार आवाज के साथ थाल गिरा। शरबत चित्रलेखा के कीमती गाउन पर गिर गया। पूरा हॉल शांत हो गया। चित्रलेखा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने गौरी के गाल पर एक जोरदार तमाचा मारा। 2 कौड़ी की नौकरानी, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तुझे पता है ये गाउन तेरे पूरे जीवन की कमाई से भी महंगा है। चित्रलेखा चिल्लाई, तुझे तो महल के अस्तबल में होना चाहिए। यहां राजसी लोगों के बीच तू गंदगी फैला रही है। गौरी गाल पर हाथ रखे आंसुओं को पीते हुए बिना कुछ बोले नीचे झुककर कांच के टुकड़े इकट्ठे करने लगी। उसकी उंगलियां कट गईं, खून बहने लगा, लेकिन उसने उफ तक नहीं की। दूर खड़ा सन्यासी यानी विक्रम ये सब देख रहा था। उसने देखा कि अपमान के बाद भी उस लड़की की गरिमा कम नहीं हुई, बल्कि और बढ़ गई। तभी कुल गुरु वशिष्ठ का प्रवेश हुआ। माहौल गंभीर था। गौरी डरी हुई थी। वो जल्दी से वहां से भागना चाहती थी। उसके पैरों में शरबत और पानी लगा हुआ था।